सुबह सुबह का वक्त रहा होगा। एक घर होता है, घर के बाथरूम से जोर जोर से आग के दहकने की झलक दिखाई देती है। आग बहुत ज़्यादा दहक रही होती है, बहुत तेज़ी से आग की लपटें निकल रही होती हैं। आग की लपटों के साथ साथ एक बच्चे के चीखने की जोर जोर से आवाज़ें आ रही होती हैं, बचाओ बचाओ। आसपास जा रहे लोग जब देखते हैं तो देखते क्या हैं कि एक घर के बाथरूम से ज़ोर ज़ोर से आग की लपटें निकल रही हैं और लपटें बहुत भयानक हैं और एक बच्ची ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। लोग तुरंत आनन-फानन में पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है, पुलिस फायर ब्रिगेड को फ़ोन करती है, तुरंत प्रशासन आता है, आग पर कंट्रोल पाया जाता है, जैसे-तैसे बहुत मुश्किल से आग को बुझाया जाता है। आग बुझाने के बाद क्या देखा जाता है कि जो बाथरूम था वो पूरी तरह जल चुका था और बाथरूम के अंदर 30 से लेकर 35 वर्षीय एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी, जो कि पूरी तरह से जल चुका था और पास में एक 15 से 16 साल की एक बच्ची रही होगी जो ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी। जब उससे पूछा जाता है कि बेटा ये क्या हुआ, तो वो बताती है कि मेरे पिताजी सुबह नहाने के लिए उठे और जैसे ही गए शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने पर मैं उन्हें बचाने गई तो मेरे भी हाथ जल गए और मैं ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी। जब पुलिस देखती है तो उस बच्चे के हाथ सच में जले हुए होते हैं। ठीक है, अब पुलिस सोचती है कि शायद बच्ची सही कह रही है, वो आसपास तफ्तीश करते हैं, लेकिन जैसे ही इधर-उधर देख रहे होते हैं तो क्या देखते हैं कि एक लड़का और घर में खड़ा होता है। उससे 2-3 साल बड़ा रहा होगा। उस लड़की से पूछा जाता है कि बेटा क्या ये तुम्हारा भाई है? वो बोलती है नहीं ये मेरे भाई नहीं है। तो बोलती है क्या ये तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? वो बोलती है नहीं ये मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है, ये मेरा एक दोस्त है जो मेरे पापा को बचाने के लिए आया था। इसने भी मेरे साथ मेरे पापा को बचाने की कोशिश की जिसमें ये भी ज़ख्मी हो गया। पुलिस देखती है तो उसके भी हाथ जले हुए होते हैं। पुलिस सोचती है कि शायद बात सही रही हो, लेकिन अब पुलिस का शक गहरा जाता है कि अगर शॉर्ट सर्किट हुआ था तो आग बाथरूम तक ही सिमट कर कैसे रह गई, क्योंकि आग तो आसपास और लगनी चाहिए थी। तार थे, तार दूर दूर तक जा रहे थे तो उनकी वायर में आग तो कहीं और भी जा सकती थी, लेकिन ये जो आग थी ये आखिर बाथरूम के अंदर सिमट कर कैसे रह गई। पुलिस अब इसको हादसा ना समझकर हत्या के तरह से देखती है और सो कहती है कि अब तो इस केस की पूरी जांच की जाएगी, अब तो एक बार देखा ही जाएगा कि आखिर था क्या। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है, साथ ही फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है और आसपास की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। अब जैसे ही फोरेंसिक जांच सामने आती है तो पता चलता है कि जो फर्श थी उससे खून के दाग धब्बे साफ किए गए थे, साथ ही साथ तकिए के पिलो कवर भी धोए गए थे, चादर भी धोई गई थी और साथ ही साथ उन्हें शक होता है कि वो लड़का यहाँ पर क्या कर रहा था। अब 3 चीज़ें होती हैं कि शॉर्ट सर्किट हुआ तो आग आखिर बाथरूम के अंदर ही सिमट करके कैसे रह गई। दूसरा, वो लड़का ना सुबह सवेरे जब आग लगी थी तो वहाँ पर क्या कर रहा था। और तीसरा कि खून के दाग धब्बों का मिलना। अब पुलिस को यकीन हो गया कि ये मामला कोई आम मामला नहीं है, कोई हादसा नहीं है, ये कोई सोची समझी हत्या की साजिश है। अब बारी थी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने की। अब जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है जब कोई व्यक्ति जल जाता है तो जलने के बाद उसे जख्म के निशान नहीं होते, लेकिन उस व्यक्ति के शरीर पर बहुत सारे जख्म के निशान थे जो जलने से पहले लगे हुए थे, जैसे किसी ने चाकुओं से बहुत ज़्यादा गोदा हो। अब पुलिस का शक गहरा जाता है। अब पुलिस की बारी थी सच्ची कहानी को जानने की। अब बारी आती है जांच करने की। जांच शुरू की जाती है, कहानी की पूछताछ की जाती है, लेकिन कहानी किसी को अभी तक पुलिस उसका खुलासा नहीं कर पाई थी। नमस्कार, मैं ज्योति गौड़ और आज की सच्ची घटना है कर्नाटका के बेंगलुरु की। वहाँ पर एक व्यक्ति थे जो राजस्थान के रहने वाले थे, नाम था रमेश जैन, जो अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ पर रहा करते थे। उनकी पत्नी, उनकी 10वीं में पढ़ने वाली 14 से 15 वर्षीय एक बेटी और एक प्यारा सा बेटा।
उनका खुशहाल जीवन था, काफ़ी अच्छा बिजनेस चल रहा था, सब कुछ बढ़िया से चल रहा था और अचानक से ये घटना होती है और पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और इस केस की तफ्तीश शुरू होती है। अब जब पता किया जाता है तो लड़की कहानी सुनाती है कि मेरे पापा मेरी मम्मी और मेरे भाई को छोड़ने के लिए पांडिचेरी गए थे किसी फंक्शन के लिए। वो जब उनको छोड़ कर के घर आए तो घर आने के बाद घर में कोई नहीं था। मेरे पापा ने मुझसे खाना मांगा, मैंने उन्हें खाना दिया, साथ ही साथ मेरे पापा ने मुझसे पीने के लिए दूध मांगा, मैंने उन्हें दूध दिया और वो पी कर के सो गए। सुबह में जब उठे तो वो नहाने चले गए और नहाने जाने के बाद ये शॉर्ट सर्किट हुआ और मेरे पापा आग की चपेट में आ गए। लेकिन पुलिस अब इस कहानी पर यकीन नहीं कर रही थी। पुलिस ने उस बच्ची की कॉल डिटेल निकलवानी शुरू करी तो पता चला कि जो वो लड़का था जिसे वो अपना सिर्फ आम दोस्त बता रही थी, वो कोई दोस्त नहीं बल्कि बीकॉम का स्टूडेंट था, बीकॉम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, जो कि उन दोनों के बीच में प्रेम संबंध थे। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, दोनों का अफेयर चल रहा था और काफ़ी समय से एक दूसरे के संपर्क में थे। बहुत लंबी लंबी उनकी बातचीत होती थी। अब पुलिस का शक गहरा जाता है, पता किया जाता है उस लड़के के बारे में तो पता चलता है कि उसके पिता की नौकरी कुछ समय पहले ही चली गई है। वो एक कंपनी में जॉब किया करते थे जिसमें से उन्हें निकाल दिया गया। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता था, लेकिन अब जब कहानी पता की जाती है, अब लड़की के ऊपर जोर दिया जाता है। जब जोर दिया जाता है तो लड़की कहानी बताना शुरू करती है। वो बताती है कि वो और जो उसका दोस्त था जिसका हम आपको नाम नहीं ले सकते, और मैं ये बाद में बताऊंगी कहानी के अंत में कि मैं आपको उनका नाम क्यों नहीं ले सकती, ये चीज़ आपको अंत में मैं बताती हूँ। अब बात कुछ ऐसी रही थी कि जो लड़की थी वो उससे प्रेम करती थी और ये बात उसके पापा को पता चल गई। जब पापा को ये बात पता चलती है तो पापा कहते हैं कि बेटा आपकी उम्र बहुत छोटी है, अभी ये सब करने की आपकी उम्र नहीं है, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और ये सब छोड़ दो। लेकिन बच्ची नहीं मानती, वो लगातार उसके साथ रिश्ते में रहती है, फ़ोन पर बात करती है। एक बार पापा पकड़ते हैं डांटते हैं, दूसरी बार पकड़ते हैं डांटते हैं, तीसरी बार पकड़ते हैं डांटते हैं, ऐसे ही सिलसिला जारी रहता है। अंत में पापा को गुस्सा आता है और पापा उसका फ़ोन छीन लेते हैं। अब लड़की रोते बिलखते किसी और के फ़ोन से अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है तो उसका बॉयफ्रेंड उन्हें समझाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे सलाह देता है कि तुम्हारे पापा तो हमारे प्यार के दुश्मन बने पड़े हैं, ऐसा करो तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए नया फ़ोन ला करके दे दूंगा। जिसके पिता के पास कोई जॉब नहीं है, खुद कुछ करता नहीं है, ऐसा लड़का भी ये कह रहा है कि वो उसे नया फ़ोन ला करके दे देगा। अब वो उसे एक नया मोबाइल ला करके दे देता है। अब दोनों की बातचीत फिर से शुरू हो जाती है। अब एक दिन पिताजी फिर से देख लेते हैं, सोचते हैं मैंने तो अपनी बेटी का मोबाइल छीन लिया था, लेकिन अचानक से इसके पास फिर से मोबाइल कहाँ से आ गया। वो गुस्से में आकर के फिर से मोबाइल छीनते हैं और लड़की को पीट देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, बेल्ट से भी पिटाई कर देते हैं और साथ ही साथ उसे कमरे में बंद कर देते हैं। अब लड़की के अंदर गुस्सा भर गया, नफरत भर गई कि मेरे पापा तो मेरे प्यार के दुश्मन है। 2-3 दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। अंत में लड़की कहती है ठीक है पापा, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, जैसे आप कहोगे मैं वैसा कर लूंगी। ऐसे ही चलता रहता है और एक दिन लड़की बोलती है कि पापा मुझे अपनी दोस्तों के साथ घूमने के लिए कहीं बाहर जाना है। पापा सोचते हैं कि बच्ची है, कहीं बाहर घूमेगी फिरेगी तो शायद उस लड़के को भूल जाए, वो उसे जाने की परमिशन दे देते हैं। लड़की चली जाती है, लेकिन यहाँ वो अपने दोस्तों के साथ नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ सीधा बॉम्बे पहुंच जाती है। बॉम्बे पहुंच जा करके वो अपना फ़ोन बंद कर लेती है। अब पापा उसे बार बार फ़ोन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन फ़ोन का कोई जवाब नहीं मिलता, ना ही वो उनसे संपर्क करने की कोशिश करती है। एक दिन अपनी मम्मी को फ़ोन करती है, कहती है कि मैं बॉम्बे पहुँच गई हूँ, यहाँ पर फ़ोटो शूट चल रहा है, मैं अपनी दोस्तों के साथ इंजॉय कर रही हूँ, आप चिंता नहीं करना। माँ कहती है चलो ठीक है, बेटी इंजॉय कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पिता होते हैं उन्हें शक हो जाता है, वो उनकी दोस्तों के पास फ़ोन करना शुरू करते हैं। फ़ोन करते हैं तो पता चलता है कि उनकी दोस्त कहते हैं कि अंकल हम तो यहीं पर हैं बेंगलुरु में, हम तो कहीं गए ही नहीं और आपकी बेटी तो बॉम्बे है। वो कहते हैं कि बॉम्बे, लेकिन किसके साथ? वो कहते हैं कि वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हैं, उसके पास अपना फ़ोन है, आप उसे फ़ोन कर लीजिए। अब पिताजी का गुस्सा बढ़ जाता है, लेकिन 2-3 दिन बाद
अब जो लड़की होती है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्लान बनाती है, वो उसे इतनी बड़ी दुखी होकर के ऐसी कहानी सुनाती है कि अपने पिता को उसकी नज़रों में एक बहुत बड़ा गुनहगार मुजरिम साबित कर देती है कि मेरे पिता मुझ पर जुल्म करते हैं, मुझे मारते हैं, पीटते हैं, मेरे प्यार के दुश्मन बन रहे हैं, मुझे तो कैसे भी करके मेरे पिता को रास्ते से हटाना है। ये प्लान वो बॉम्बे में ही कर लेती है। अब वो घर वापस आती है, माफ़ी मांगती है और फिर सब कुछ सामान्य चलने लगता है। अब जो लड़की थी उसने अपने मन में जहर डाल लिया था, अब बारी थी अंजाम देने की, लेकिन उसे अच्छा कोई मौका मिल नहीं रहा था। एक दिन 3 महीने के बाद उसे ऐसा मौका मिलता है। जो उसकी माँ होती है, उन्हें किसी फैमिली फंक्शन में जाना होता है, वो बहाना करके घर रुक जाती है। उसकी माँ और भाई उस फैमिली फंक्शन में चले जाते हैं और पिताजी घर वापस आ जाते हैं। जब पिताजी घर वापस आ जाते हैं तो वो अपने पापा को खाना देती है, साथ ही साथ एक दूध का गिलास देती है जिसके अंदर 6 से 7 नींद की गोलियां मिला देती है। पिताजी उसे पी लेते हैं और पी करके सो जाते हैं। अब वो लड़की बार इंतजार कर रही होती है पिता के पूरी तरह से बेहोश होने का। कुछ टाइम बीत जाता है और जब पिता अचेत होकर के बिस्तर पर लेट जाते हैं तो लड़की उनके सीने पर बैठ जाती है और ज़ोर ज़ोर से घूंसे मारने लगती है। घूंसे मार करके देखना चाहती है कि क्या पिता जिंदा हैं या जाग रहे हैं। अगर जाग रहे होंगे तो वो बोल देगी कि पापा आप तो खर्राटे ले रहे थे, मैंने सिर्फ आपको जगाने के लिए घूंसे मारे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, उसके पिता बिल्कुल होश में नहीं आते। अब वो अपने बॉयफ्रेंड को रात के तकरीबन 1:15 बजे होंगे फ़ोन करती है, कहती है कि मैंने प्लान ए को अंजाम देना शुरू कर दिया है और फ़ोन रख देती है। रात के 3:30 बजे वो अपने बॉयफ्रेंड को फिर से फ़ोन लगाती है और कहती है कि तुम अब घर आ जाओ। उसका बॉयफ्रेंड रात को घर आता है 3:30 बजे के तकरीबन। अब वो एक चाकू लेती है, चाकू लेकर के कहती है कि मेरे पापा ने मुझ पर बहुत जुर्म किए हैं, तुम मेरे पापा को चाकुओं से वार कर दो। लड़के को ऐसी कहानी सुनाई गई होती है कि वो गुस्से में आकर उनके ऊपर 10 से 15 वार करता है, यहाँ तक कि उसके पिता का गला भी काट देता है। अब वो उठा करके उसकी लाश को बाथरूम में रख देते हैं और पानी चला देते हैं। साथ ही साथ पूरी फर्श को साफ़ कर दिया जाता है, बेडशीट को धो दिया जाता है, पिलो कवर को साफ़ कर दिया जाता है और वो कहती है कि अब हम प्लान बी को अंजाम देंगे, अभी तुम यहाँ से चले जाओ। और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद अब सुबह के 6 बजते हैं। 6 बजे वो 10वीं क्लास की छात्रा, जो एक आम सी बच्ची थी, वो कितनी शातिर रही होगी। सोचना कि वो पेट्रोल पंप जाती है, वहाँ से 3 लीटर तेल खरीदती है और 3 लीटर तेल खरीद के पेट्रोल खरीद करके लाती है। ला करके अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है और कहती है अब प्लान बी को हमें अंजाम देना है। आता है उसका बॉयफ्रेंड और आकर के उसके ऊपर पूरा का पूरा 3 लीटर पेट्रोल अपने पिता के ऊपर छिड़क देते हैं। छिड़कने के बाद अब जो बच्चे होते हैं वो इतने शातिर और दिमागदार होते हैं, खुराफाती होते हैं। उन्हें पता होता है कि जैसे ही पेट्रोल को डाला जाएगा, पेट्रोल हवा में उड़ेगा और हवा के संपर्क में आते ही उसमें आग लगेगी। तो वो थोड़ा दूरी पर खड़े हो जाते हैं और आग लगा देते हैं। जैसे ही वो जितनी दूरी पर खड़े होते हैं, वहाँ तक हवा के संपर्क में आते ही जो आग की जो लपटें होती हैं वो उनके हाथों पे और पैरों पे भी आती हैं, जिससे वो झुलस जाते हैं। अब वो वहीं से चीखना और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। आसपास की कुछ चीज़ों पर भी पेट्रोल छिड़क दिया जाता है ताकि कोई सबूत ना बचे। अब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया जाता है और पुलिस टीम वहाँ पर पहुँच जाती है, आसपास के लोग भी आ जाते हैं। लेकिन अब बात आती है कि जो एक मासूम सी गुड़िया थी वो एक शैतानी गुड़िया बन गई, जिसने इतनी बड़ी हत्याकांड को जुर्म अंजाम दे दिया, सिर्फ इसलिए कि उसके पिता उसके प्यार में बाधा बन रहे थे। वो चाहते थे कि मेरी बेटी एक सुखी जीवन जिए, उसका भविष्य अच्छा रहे। अब जो वकील थे, जो उस लड़के के वकील थे, वो दलील देते हैं कि ये हादसा 3:30 बजे से पहले हो चुका है और मेरा क्लाइंट तो सुबह के बाद में यानी 3:30 बजे के बाद में वहाँ पहुँचा है, तो इस हत्याकांड से मेरे क्लाइंट का तो कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि उस लड़के का हम नाम नहीं ले सकते थे, तो यही कारण था, क्योंकि अदालत ने बिना सबूतों के अभाव में उस लड़के को बाइज्जत बरी कर दिया। अब बारी आती है उस लड़की की, जो कि नाबालिग है। वो भी कुछ समय जेल में रहेगी और कुछ समय बाद जेल से छूट करके रिहा हो जाएगी। लेकिन अब बात आती है यहाँ पर क्या किया जाए। ऐसे माँ बाप जो अपनी बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, थोड़ी सी सख्ती बरतते हैं, तो आज की जो जनरेशन है, आज की जो
बच्चे हैं वो सोचते हैं कि माँ बाप हमारे दुश्मन हैं, वो हमारा बुरा चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सजग करना था। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।